सर तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन से उलझाऊंगा। आशा करता हूँ सर आप। अरे तुम लोग को क्लासरूम में सवाल पूछने हम लोग का काम था, तो तुम यहाँ पे आज हमको जाओगे। सर एक छोटा सा ट्राई है। अच्छा कर बुझाओ। सर पहले तो आप मुझे ये बताइए कि सीमेज संस्थान को बनाने का आपका मोटिव क्या था और आप कहाँ पे जाकर रुकेंगे। मैं बच्चों को भी हमेशा ये बोलता हूँ कि लाइफ में भगवान ने बैटिंग करने का मौका दिया है और जब तक आउट नहीं होंगे तब तक बैटिंग करते रहेंगे। अब आउट जीवन में एक ही बार होता है जब उसको चार लोग मिल के कंधा पे लेके जाते हैं। और तुम्हारा जो पहला सवाल था कि इसका मोटिव क्या था, तो अब हम सच सच बताएं तो मोटिव जो ये था कि जब हम लोग सीमेज नहीं शुरू किए थे, 2009 में शुरू हुआ, उसके पहले सन 2002 से हम लोग ट्रेनिंग में हैं। ट्रेनिंग और एजुकेशन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है? तो प्रशिक्षण में हम ट्रेन करते हैं, हम इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से लोगों को स्किल्स देते हैं जब हम ट्रेन करते हैं। और एजुकेशन में हम एजुकेट करते हैं, वहाँ पर हम नॉलेज इस हिसाब से देते हैं कि लोग खुद से अपनी चीज़ों को और सोच सकें और विचार कर सकें, गहरे किसी चीज़ में उतर सकें। तो मैं ट्रेनिंग से आया हूँ एजुकेशन में। Not only we were providing training to student, but we were also providing solution to industry, because industry के लोग जब बिहार आए, उनको बिहार में कस्टमर सर्विस के लिए लोग नहीं मिल रहे थे और उनको काम करने वाले लोग भी चाहिए थे। हमारे पास स्टूडेंट थे, हमको उनके लिए जॉब चाहिए था। हम उन बच्चों को बिहार के बाहर भेजते थे, तो हमने उनको वहाँ पे अपना जॉब देना शुरू किया, अपने यहाँ पे जॉब देना शुरू किया। हमारे यहाँ पर उस जमाने में लगभग हमने जोड़ा था कि 30,000 के आसपास लोगों को जॉब दिलवाया। 30,000। और वो जॉब जो हम दिलवाते थे तो लोगों को हम ग्रेजुएशन के बाद बच्चे हमारे यहाँ आते थे और उन बच्चों को हम 2 महीने की, 3 महीने की, बाद में फिर हमने 5 महीने का कोर्स बनाया। तो वो 2 महीना, 3 महीना या 5 महीने का ट्रेनिंग दे करके उनको हम प्लेसमेंट के लायक बनाते थे कॉलेज में। अभी प्लेसमेंट ड्राइव बोल रहे हैं, उस वक्त तो हमारा डेली का काम था वो। द करियर कैटलिस्ट की अगर हम बात करें, अतिको कॉलेज, द करियर कैटलिस्ट की दोनों हमारे ट्रेनिंग सेंटर थे, तो वहाँ तो हमारा रोज का इंटरव्यू का काम था, क्योंकि हम लोग तो हर 2 महीने पे बैच हमारे यहाँ तैयार हो रहा है। और 2 महीने पे क्या तैयार हो रहा है, एक बैच आज पास आउट कर रहा है, एक बैच अगले हफ्ता पास आउट करेगा, एक बैच, क्योंकि हमारे तो मल्टीपल बैचेस हैं, तो लगातार कंपनियां चलती, इंटरव्यू होता था और एक दिन में 700-700 बच्चों का इंटरव्यू होता था। लेकिन हमने वो काम किया जिसमें हम सक्सेस मिल सके। सिर्फ बच्चों का एडमिशन ले लें इसके मात्र नाम से हम नहीं शुरू किए। और कॉलेज इसलिए शुरू किए थे कि वहाँ 3 महीना था और यहाँ हमारे पास 3 साल रहेगा, अधिक समय मिलेगा। ठीक है, वो बड़ा काम भी किया, क्योंकि अब हाँ ये एक चीज़ और हुई कि जो ट्रेनिंग का जो माइंडसेट था, वो माइंडसेट कॉलेज में आते आते मेरा काफ़ी बदला। तो ऑब्जेक्टिव यही था कि गैप को ब्रिज करें। जो इंडस्ट्री की डिमांड है, भारत में हुनर वाले लोगों की आवश्यकता है और दूसरी तरफ भारत में युवा देश है, बेरोजगार है। तो ये जो बेरोजगार हैं इनको काम मिले और जो इंडस्ट्री जिनको काम करने के लिए तरीके के लोग चाहिए, उनको वो तरीके के लोग मिले। हमारा एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम तब भी और आज भी इंडस्ट्री की डिमांड को फुलफिल करने की विचार नहीं कर रहा है। देखो, प्लेसमेंट जो है ये कोई फाइनल ईयर में एंड ऑफ सेमेस्टर आपको मिल जाएगा, इसको इस रूप में कभी लेना ही नहीं है। प्लेसमेंट की प्रक्रिया मैं समझता हूँ कि उस डे 1 से शुरू हो जाती है जिस डे 1 में आपकी इंडक्शन क्लास होती है, और तभी से आपका सारा एफर्ट शुरू हो जाना चाहिए। तो ये सब जो सफलता मिली है, ये इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट या क्वालिटी ऑफ अल्टीमेट करियर अपॉर्चुनिटी एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्लेसमेंट। जैसे विप्रो में हमारे 2000 से ऊपर स्टूडेंट हैं, आईसीआईसीआई बैंक में 2000 से ऊपर स्टूडेंट हैं, टीसीएस में 1000 से ऊपर स्टूडेंट हो गए। तो ये जो सफलता इन टर्म्स ऑफ मतलब बेहतर से बेहतर कंपनी में जॉब मिलना, और उसके अलावा जहां मिला वहां बहुत ज्यादा संख्या में बहुत ज्यादा छात्रों को जॉब। तुम देखिए हो, तुम लोग 2022 का है, 2022 से तो तुमने देखा 2022 में 259 बच्चों का जॉब हुआ एक बार में। और 259 केवल नहीं हुआ, बाद में कंपनी ने और लोगों को भी ऑफर दिया। जिन लोगों को कंपनी ने होल्ड पे रखा हुआ था 259 के अलावा, बाद में उनको भी लिया। साथ में उनको कैट का तैयारी करना है, मैट का तैयारी करना है, जेट का तैयारी करना है, तो उसके लिए फिर हमको अलग से 20,000 रुपया देके अलग से क्लास करना पड़ेगा। तो सर इसके बारे में आप बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में तुम बताओ। तुम्हारे आई थिंक तुम मैनेजमेंट के कोर्स में हो, तो मैनेजमेंट के कोर्स में हम लोग बच्चों को बैंक पीओ की तैयारी हो, चाहे कैट मैट की तैयारी हो, करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं? करवा रहे हैं सर। एंड वी आर द ओनली इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट व्हिच इज डूइंग दिस थिंग। पहले पीजीडीएम हमारे पास था, लेकिन हमारे पास एमबीए नहीं था। इस साल से हमारे यहाँ सीमेज में एमबीए शुरू हो रहा है।
हमारे यहाँ सिमेज में MCA शुरू हो रहा है और हम लोग विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है उसको तो फॉलो करते ही, लेकिन अगर विश्वविद्यालय के सिलेबस में जैसे डिजिटल मार्केटिंग नहीं है हम पढ़ाएंगे, विश्वविद्यालय के सिलेबस में फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं है वो हम पढ़ाएंगे, विश्वविद्यालय के सिलेबस में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वगैरह नहीं है वो हम पढ़ाएंगे, GST नहीं है, टैक्सेशन नहीं है, इनकम टैक्स IT या रिटर्न फाइलिंग नहीं है वो हम पढ़ा रहे, प्रोजेक्ट मेकिंग हम पढ़ा रहे। जैसे तुम लोग अभी पढ़े होगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का, GST रिटर्न फाइलिंग का सब पढ़े हो, ITR फाइल करना कैसे करना है सब पढ़ाया जा रहा है तुम लोग को। नमस्ते बिहार। यस, आई गेस मोस्ट ऑफ यू नो माई नेम। यस, माई नेम इज़ शिवम सिंह राजपूत और आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपके ही कमेंट्स के रिप्लाई दे पाऊँगा। मैंने आपको विवेकानंद ब्रांच, बोर्डिंग रोड ब्रांच, पाटलिपुत्रा ब्रांच के ब्लॉग्स तो दिखा दिए, बट आपके लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आप मुझे डायरेक्टर सर का जो एक पर्सनल क्वेश्चंस और आंसर सेशन होता है आप मुझे वो करवाइए। तो आज एक छोटे से क्लिप और वीडियो के माध्यम से हम डायरेक्टर सर के साथ इंटरेक्ट करेंगे और जो मेरा पर्सनल सवाल है सर से कॉलेज के रिगार्डिंग, कॉलेज के प्लेसमेंट्स के रिगार्डिंग या फिर इंटरव्यू किस तरीके से होता है, एंट्रेंस एग्जाम किस तरीके से होता है कॉलेज में, वो सारा आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। सो आज हमारे साथ हैं सीमेज समूह के डायरेक्टर सर प्रोफेसर नीरज अग्रवाल सर। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। सर तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन से उलझाऊंगा, आशा करता हूँ सर। अरे तुम लोग को क्लासरूम में सवाल पूछने हम लोग का काम था तो तुम यहाँ पे आज हमको जाओगे। सर एक छोटा सा ट्राई है। अच्छा कर जाओ। सर पहले तो आप मुझे ये बताइए कि सीमेज संस्थान को बनाने का आपका मोटिव क्या था और आप कहाँ पे जाकर रुकेंगे? थोड़ा तुम्हारे दो प्रश्न हैं, मोटिव क्या था और कहाँ रुकेंगे। यस सर। तो पहले दूसरे प्रश्न का जवाब दे देते हैं, ज़्यादा सरल है। यस सर। जब भगवान रोक देगा जहाँ पर वहाँ रुक जाएंगे। मैं बच्चों को भी हमेशा ये बोलता हूँ कि लाइफ में भगवान ने बैटिंग करने का मौका दिया है और जब तक आउट नहीं होंगे तब तक बैटिंग करते रहेंगे। अब आउट जीवन में एक ही बार होता है आदमी, जब उसको चार लोग मिल के कंधा पे लेके जाते हैं वो आउट हो चुका होता है, और जब वो आउट हो जाता है तब उसके पास फिर कुछ बैटिंग करने का विकल्प खत्म हो जाता है। अब अगली पारी कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, किस रूम में मिलेगी। हम लोग हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, यहाँ पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो अगली पारी के बारे में नहीं पता, लेकिन ये पारी तो पूरा खेलेंगे। समझ गए? तो कहाँ रुकेंगे का तो दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जिस दिन भगवान आउट कर देगा तभी आउट होंगे। तब तक कोई इंसान हमको कितनी बार भी आउट करने का कोशिश करे हम आउट नहीं होते, और ना तुमको आउट होना है। कोई तुमको आउट कर ही नहीं सकता है। जो आउट करेगा वो तुम्हारे को परमात्मा करेगा, और जब परमात्मा आउट कर देगा तो हमारे हाथ में कुछ नहीं है। पारी खत्म हो गई, वहाँ रुक गए, तब तक तो रुकना नहीं है, उसके पहले रुकना नहीं है। तो पहला सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब तुम्हारे हो गया। और तुम्हारा जो पहला सवाल था कि इसका मोटिव क्या था, तो अब हम सच सच बताएं तो मोटिव जो ये था कि जब हम लोग सिमेज नहीं शुरू किए थे, 2009 में सिमेज शुरू हुआ, उसके पहले सन 2002 से हम लोग ट्रेनिंग में हैं। ट्रेनिंग और एजुकेशन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। प्रशिक्षण और शिक्षण थोड़ा डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है? तो प्रशिक्षण में हम ट्रेन करते हैं, हम इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से लोगों को स्किल्स देते हैं जब हम ट्रेन करते हैं, और एजुकेशन में हम एजुकेट करते हैं। वहाँ पर हम नॉलेज इस हिसाब से देते हैं कि लोग खुद से अपनी चीज़ों को और सोच सकें और विचार कर सकें, गहरे किसी चीज़ में उतर सकें। तो मैं ट्रेनिंग से आया हूँ एजुकेशन में, ठीक है। हम लोग 2002 से ट्रेनिंग एकेडमी चला रहे हैं, और वहाँ पर हम इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से, जब हमारे यहाँ 2002 की बात अगर करते हैं तो उस समय भारत में क्या हुआ था कि एक BPO क्रांति आई थी। जितनी फॉरेन की कंपनियां थी उनका कस्टमर सर्विस डिवीजन इंडिया आ रहा था, कॉल सेंटर्स आ रहे थे, KPO नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग हो रही थी, ITES सर्विसेज का काम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। और उसी समय साथ साथ में थोड़ा दिन पहले प्राइवेट बैंक्स आए थे, वो एक्सपैंड कर रहे थे, और वो प्राइवेट बैंक जो है वो Tier 2 से Tier 3 सिटीज़ में आ रहे थे। तो पटना वगैरह में या जो बिहार के दूसरे ज़िले हैं वहाँ पर ICICI बैंक और HDFC बैंक और जो दूसरी और एक्सिस बैंक वगैरह इनकी शाखाएं खुल रही थी। इनको लोगों की आवश्यकता थी। उसी तरीके से इंश्योरेंस सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हुआ था, वहाँ पे डिमांड थी। उसी समय टेलीकॉम सेक्टर का प्राइवेटाइजेशन हुआ था, और 2004 आते आते टेलीकॉम में डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी, क्योंकि बिहार में उस समय भारतीय एयरटेल 2004 में प्रवेश किया था। और हम लोग इन सारी कंपनियों के लिए, चाहे वो एयरटेल हो, वोडाफोन हो, आइडिया, इन सब के लिए काम किए, और इन सबको कस्टमर सर्विस के लिए हम लोगों ने ट्रेन्ड मैन पावर प्रोवाइड किया।
यहाँ तक कि वी हैव रन कॉल सेंटर्स। रिलायंस का स्मार्ट होता था, उसका कॉल सेंटर रन किया हमने। भारतीय एयरटेल का जब लॉन्च हुआ था, उनका कॉल सेंटर रन करते थे। उनका कंप्यूटराइजेशन का पूरा जो डेटा का काम था वो हम लोग करते थे। तो नॉट ओनली वी वर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू स्टूडेंट, बट वी वर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सोल्यूशन टू इंडस्ट्री। बिकॉज इंडस्ट्री के लोग जब बिहार आए तो उनको बिहार में कस्टमर सर्विस के लिए लोग नहीं मिल रहे थे, और उनको काम करने वाले लोग भी चाहिए थे। हमारे पास स्टूडेंट थे, हमको उनके लिए जॉब चाहिए था। हम उन बच्चों को बिहार के बाहर भेजते थे, तो हमने उनको वहाँ पे अपना जॉब देना शुरू किया, अपने यहाँ पे जॉब देना शुरू किया। और जब शुरुआत किए थे उसी साल से, पहले साल ही हमारे यहाँ के बच्चों का प्लेसमेंट उस वक्त हुआ था। एक कंपनी थी सदरलैंड, एक कंपनी थी कॉग्निजेंट, आज भी है, एक कंपनी थी उस जमाने में कन्वर्जिस, अभी भी है, बहुत बड़ी कंपनी कन्वर्जिस, और सदरलैंड भी बहुत बड़ी कंपनी है। और एक कंपनी उस जमाने में हुआ करती थी दक्ष, ठीक है। तो पहले वो IBM दक्ष हुई, फिर एक कंपनी थी विप्रो स्पेक्ट्रामाइंड, ठीक है। तो ये सब जो ऑर्गेनाइजेशंस थे जो BPO सेक्टर में थे भारत के, इन सब कंपनियों में वी बिकेम द प्रीमियर वेंडर फॉर विप्रो स्पेक्ट्रामाइंड। 2002 से लेकर के 2009 तक हम लोगों ने इतना प्लेसमेंट किया इस सेक्टर में। हमारे यहाँ पर उस जमाने में लगभग हमने जोड़ा था कि 30,000 के आसपास लोगों को जॉब दिलवाया। 30,000। और वो जॉब जो हम दिलवाते थे तो लोगों को हम, ग्रेजुएशन के बाद बच्चे हमारे यहाँ आते थे, और उन बच्चों को हम 2 महीने की, 3 महीने की, बाद में फिर हमने 5 महीने का कोर्स बनाया। तो वो 2 महीना, 3 महीना या 5 महीने का ट्रेनिंग दे करके उनको हम प्लेसमेंट के लायक बनाते थे। और वो ट्रेनिंग क्या देते थे, हम उनको पढ़ाते थे कम्युनिकेशन स्किल, हम उनको पढ़ाते थे बिजनेस मैनेजमेंट स्किल, हम उनको पढ़ाते थे कंप्यूटर टेक्निकल स्किल। यही 3 स्किल ऐसी है जो आपको जॉब के लिए तैयार करती है, ठीक है। चाहे वो कम्युनिकेशन हो, इंटरपर्सनल हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, ये सारी चीजें मायने रखती हैं। और उसी तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट स्किल, जिसमें सेल्स आ जाएगा, अकाउंट्स आ जाएगा, मार्केटिंग आ जाएगा, फिनांस आ जाएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ जाएगा। तीसरा कंप्यूटर टेक्निकल स्किल, जिसके अंदर में कंप्यूटर में आप किस तरीके से डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं, एक्सेल मैनेज कर रहे हैं, स्प्रेडशीट मैनेज कर रहे हैं, या फिर आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, या आप कंप्यूटर का सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन संभाल पा रहे हैं, या आप किसी तरह का प्रोग्राम बना पा रहे हैं। तो ये 3 स्किल पे हम लोग काम करते थे, जिसमें कि बेसिकली कंप्यूटर का ऑपरेशन लेवल, बिजनेस मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस लेवल जो बेसिक एग्जीक्यूट करना है एंट्री लेवल पर, और कम्युनिकेशन स्किल की अपनी बात को आप किसी भी भाषा में, खासतौर पर इंग्लिश में, आप अपनी बात को रख सके। ये 3 चीज कराते कराते बच्चों को हम जॉब लगवा देते थे। लेकिन हमारे को उस वक्त पीड़ा ये होती थी कि हमारे को समय कम मिलता था। और उस वक्त ये भी हुआ कि 2008 में ही हमने इस चीज को नोटिस किया कि कई सारे पटना के ऐसे कॉलेजेस थे, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, उनमें से कई कॉलेज अभी भी हैं। वो कॉलेजेस के बच्चों को जब हम जॉब दिलवाते थे, और खासतौर पे जब हम उनको अपनी ट्रेनिंग दे करके जॉब दिलवाते थे, इसको प्लेसमेंट ड्राइव भी आप लोग बोलते हैं सर कॉलेज में। अभी प्लेसमेंट ड्राइव बोल रहे हैं, उस वक्त तो हमारा डेली का काम था वो। अच्छा। द करियर कैटलिस्ट की अगर हम बात करें, अतिको कॉलनेट, द करियर कैटलिस्ट, ये दोनों हमारे ट्रेनिंग सेंटर थे। तो वहां तो हमारा रोज का इंटरव्यू का काम था, क्योंकि हम लोग तो हर 2 महीने पे बैच हमारे यहाँ तैयार हो रहा है। और 2 महीने पे क्या तैयार हो रहा है, एक बैच आज पास आउट कर रहा है, एक बैच अगले हफ्ता पास आउट करेगा, एक बैच, क्योंकि हमारे तो मल्टीपल बैचेस है, तो लगातार कंपनियां चलती, इंटरव्यू होता था। और एक दिन में 700-700 बच्चों का इंटरव्यू होता था, और 700 लोग का इंटरव्यू करवाने के लिए बहुत मेहनत लगती थी। क्यों? इंटरव्यूअर्स अगर कम आए हैं बाहर से, दिल्ली से, तो बच्चे को टाइम लगता था इंटरव्यू में, और बच्चे जो है वो बेदम हो जाते थे। तो वो लोग को भूख लगता था। तो हम लोग क्या करते थे, अशोक राजपथ पर सेंटर था, तो हम लोग क्या करते थे, सामने नटराज गली से समोसा मंगवा लेते थे कि लो बच्चा लोग को सबको रूम में समोसा दे दो, तो थोड़ा देर तक वो सब चैन से रहेगा। रात का 11-11, 12-12 बज जाता था इंटरव्यू होते होते, कंप्लीट होते होते। लेकिन लोगों को नौकरी मिलती थी, जॉब मिलता था, और उसके कारण लोग आगे बढ़ते थे। तो वैसे IBM के हम लोग प्रीमियर वेंडर थे। IBM में हमारे यहाँ एक बार में 113, मतलब 3 फिगर में हायरिंग एक दिन में होती थी, 3 मतलब 100 के ऊपर के फिगर में IBM में, उस जमाने की बात कर रहे हैं। और एक कोई राजेंद्र नगर का संस्थान, एक कोई बोरिंग रोड का संस्थान, एक कोई बेली रोड का संस्थान, जो लोग BBA BC का कोर्स रन करते थे उस जमाने में भी, वो लोग पेपर में ऐड दे रहे हैं कि हमारे बच्चों को विप्रो में जॉब लग गया, हमारे बच्चों को IBM में जॉब लग गया। तो हम देखे यार इसको तो हम पढ़ाएं, तो बाकायदा इसका तो हमारे यहाँ पूरा कोर्स किया है, तो हमारे यहाँ ही जॉब लगा है, ठीक है, उसी जॉब की बात हो रही है। तो हुआ कि भाई इनके तो 3 साल मिला। हम बोले ये तो 3 साल पढ़ाए और जॉब हम लगवाए, ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम भी कॉलेज शुरू करते हैं। अगर हम कॉलेज शुरू करेंगे तो मेरे को 3 साल मिलेगा। सबसे बड़ा मेरा पेन पॉइंट था कि मेरे को 3 महीना मिलता है जॉब लगवाने के लिए, 3 महीना में वो सब कुछ हम करा नहीं पाते हैं जो हमको कराने की इच्छा होती है। और फिर बाद में ये भी दिमाग में आया था कि भाई हम 3,500 की फीस लेते थे।
3,500 सर? 3,500 रुपये। सर एक बार फिर रिपीट कीजिए। हाँ, 3,500 की फीस थी हमारी, और उसमें हम बच्चों को इंग्लिश के कोर्स की बात कर रहे हैं, इंग्लिश का कोर्स करा के जॉब लगवाते थे, ठीक है। तो और वैसे 5 महीने का कोर्स भी था, उसकी फीस थोड़ी ज़्यादा रही होगी, उसकी फीस हमको लगता है कि शायद 11-12 हज़ार रुपये होगी 5 महीने वाले कोर्स की। तो 5 महीने वाला कोर्स हो चाहे 3 महीने वाला कोर्स हो, उसमें हमारे को समय भी कम मिलता था, हमारे को फैकल्टीज़ को देने के लिए पेमेंट भी कम मिलता था बच्चों से, और उसके बावजूद हमारे यहाँ बच्चे बहुत आते थे। यहाँ तक कि उसी ज़माने में हमने आइडेंटिफाई किया कि पटना में एविएशन अकेडमी खुले थे, एक खुला था फिजर रोड में AHA करके, एक फ्रैंकलिन करके कुछ खुला था, और इनके यहाँ की बच्चियाँ इनके यहाँ पे यूनिफॉर्म में एयर होस्टेस का ड्रेस बनाते थे ये लोग, और वही ड्रेस पहने कई बार हमारे यहाँ आ जाती थी। और ये बच्चियों ने बताया कि सर वहाँ पे 1.5 लाख की फीस ली जा रही है, सप्ताह में 3 दिन का वहाँ पढ़ाई होता है, और 2 घंटा 1.5 घंटा 2.5 घंटे का वहाँ क्लास होता है। आप सर जो है प्रतिदिन क्लास कराते हैं, सप्ताह में 6 दिन आप लोग क्लास कराते हैं, और 6 दिन जो आप लोग क्लास कराते हैं उसमें पर डे 1.5 घंटे का क्लास, 1.5 घंटे का एक्टिविटी सेशन, किसी दिन 1-1.5 घंटे का मूवी, 1 घंटे का लैब, तो मतलब 4-5 घंटे का रूटीन है हमारा यहाँ पर करें कैटलिस्ट में, और हम लोगों का फीस है 3,500 रुपये। और जहाँ हम 1.5 लाख दे रहे हैं वहाँ का कोर्स जो है वो अगर हम 3 दिन को करेंगे 6 दिन, तो वो हमारा जो कोर्स है उसका फीस जो है वो मतलब या तो कोर्स का ड्यूरेशन आधा हो जाएगा, जो कोर्स 1 साल का है वो 6 महीने का हो जाएगा, और अगर जो प्रतिदिन 1.5-2 घंटा है उसको अगर हम 4-5 घंटा करेंगे तो वो 6 महीने का 3 महीना हो जाएगा। तो फिर सर वहाँ जो हम 1.5 लाख दे रहे हैं वो 3 महीने के बराबर है आपके, और आपके यहाँ पर फीस इतनी कम है, भले आपके यहाँ पर 3 महीने का है लेकिन उसमें प्रतिदिन 6 घंटा है। प्रतिदिन 6 घंटा को हम जैसे ही अल्टरनेट डेज करेंगे तो वो 3 महीना का 6 महीना हो गया, और अल्टरनेट डेज को जब हम 6 घंटा के बजाय 3 घंटा करेंगे तो वो 1 साल का हो जाएगा। 1 साल का हो जाएगा, ठीक है। टाइम तो वही है ना, आप उसको एक बार में कम 3 महीने में दे दो, या आप जैसे तुम लोग कैसे सिमेज में तुम लोग पर डे क्लास करते हो, और पर डे तुम लोग 6 घंटा या 5 घंटा क्लास करते हो पर डे सर, ठीक है। अगर उसको हम क्लास 2.5 घंटा या 3 घंटा कर दें तो तुम्हारा कंटेंट, जैसे कहते हैं ना मिठाई के डब्बा में अगर हम 2 किलो का डब्बा है और 1 किलो का डब्बा है, दोनों का दाम बराबर होगा क्या? नहीं सर। तो जो बच्चा 1 किलो का डब्बा ले रहा है कई बार उसको लगता है कि नहीं हम तो कम पैसा दिए, अरे बेटा तुम तो डब्बा भी 1 किलो का ही लियो, तुमने तो पढ़ाई भी नहीं ली, क्लासेस भी नहीं ली है, तो वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो हमारा फीस भी कम था, हमारा ड्यूरेशन भी कम था, और हमारा टाइम ज़्यादा था, हमारा सक्सेस हाई था। तो हमने उस वक्त एविएशन इंस्टीट्यूट भी बनाया था। अच्छा। उसको लॉन्च नहीं किया। तुम लोग बोरिंग रोड ब्रांच में देखे होगे कि हवाई जहाज बना हुआ है, देखिए ऊपर वाला फ्लोर में, 3rd फ्लोर पे पूरा हवाई जहाज बना हुआ है, ठीक है। तो वो हमने हवाई जहाज बनाया था, हमने एक एपटेक की कंपनी थी एवलॉन एविएशन अकेडमी, उसका फ्रेंचाइज लिए, 5 लाख रुपये फ्रेंचाइज फीस लगा, और उसका पूरा एविएशन का हवाई जहाज बनाया कि वहाँ के बच्चों को एविएशन का अकेडमी का ट्रेनिंग देंगे, और लड़कियाँ जो हैं वो लोग वहाँ पे एयर होस्टेस का ट्रेनिंग लेंगी, क्योंकि हमारे यहाँ वो पढ़ रही थी। और बच्चियों ने बताया कि सर वहाँ जो कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जा रहा है 1.5 लाख लेकर के, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा हम लोग को यहाँ लगता है, जबकि हमारे यहाँ फीस भी कम है। हम बोले ठीक है, हम कम फीस में बच्चों को कराएंगे, उनको एविएशन ट्रेनिंग कराएंगे, और हमारा जो है वो हमारे लिए फ़ायदा होगा। लेकिन हम कभी शुरू नहीं किए उसको, पैसा लगने के बावजूद भी, हवाई जहाज बनाने के बावजूद भी। क्यों नहीं शुरू किए थे? 2009 में क्या हुआ था, जेट एयरवेज ने 600 एयर होस्टेस को निकाल दिया था, और बहुत हंगामा हुआ था। तुम बहुत छोटे रहे होगे उस समय, 2009 की बात है, और हम लोग को लॉन्च करना था। उसी वक्त 600 एयर होस्टेस को निकाला गया था एक साथ, पूरे बॉम्बे में मुद्दा बन गया था। बाला साहब ठाकरे जो हैं वो एयर होस्टेस लोग से सबसे मिल लिए, सब लोग हुआ कि इन लोग को नौकरी पे वापस रखा जाए। तो हमको लगा कि भाई अभी इतनी बड़ी संख्या में एयर होस्टेस को निकाला जा रहा है, और अगर हम अभी इसका ट्रेनिंग का अकेडमी शुरू करेंगे और लड़कियां मेरे पास सब आ जाएंगी फीस दे करके कि हमको एयर होस्टेस बनना है, और हम अगर उनको एयर होस्टेस बना नहीं पाए तो मेरा तो 30,000 लोगों को देकर जॉब देकर जो बना हुआ रेपुटेशन है सर सारा मिल जाएगा, वो खराब हो जाएगा। हम उसी वक्त छपरा गए थे एक सेमिनार के लिए, लेबर डिपार्टमेंट बिहार सरकार का जॉब फेयर करवाया था, और पहले 2 साल तक सरकार का जॉब फेयर हम करवाए एसके मेमोरियल हॉल में, सारे फोटो वीडियोस हैं उसके। और कंपनियों को हम बुलाए, जेनपेट को हम बुलाए उस जॉब फेयर में, IBM को हम बुलाए उस जॉब फेयर में, भारतीय एयरटेल को बुलाए उस जॉब फेयर में, रेडियो मिर्ची को बुलाए उस जॉब फेयर में, विप्रो को बुलाए जॉब फेयर में, ठीक है। तो कैसे कैसे वहां पर जो भीड़ आई थी उसको संभाले और इंटरव्यू करवाए। तो सरकार तो खुश थी ही। पहले जॉब फेयर में सुशील मोदी आए थे, दूसरे जॉब फेयर में मुख्यमंत्री आए थे। पहले जॉब फेयर में आधा पैसा हम लोग लगाए थे, दूसरे जॉब फेयर में बोला गया कि आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, खाली आप इंटरव्यू करवा दीजिए, क्योंकि सरकार के बुलाए कोई कंपनी आ नहीं रही थी। तो दूसरा जॉब फेयर में इतनी भीड़ आ गई थी कि इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं हो रहा था, और हम कैसे कैसे सबको
मतलब जीडी राउंड वगैरह करवाए वहाँ पर, और फिर हम बोले कि अब हम इस जॉब फेयर में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जॉब इंटरव्यू करा पाना मुश्किल है, और लोग जो है वो सोचते हैं कि रिज्यूमे दे देंगे तो नौकरी मिल जाएगा, जबकि नौकरी के लिए आप तैयारी करके आओ, प्रिपरेशन दिखाओ, इंटरव्यू में परफॉर्म करो। तो वो भीड़ वहाँ आ रही थी, वो पॉलिटिकल मैटर बन जा रहा था। एनीवेज, लेकिन उसके पहले छपरा के जॉब फेयर में वहाँ गए थे, और वहाँ भी हम सेशन लिए, जैसे यहाँ एसके मोमेंट में भी सरकार के जॉब फेयर में मेरा सेशन होता था मेन मुख्य मंच से। तो वहाँ जब सेशन लिए तो वहाँ हम बच्चों से पूछे कि मैं द करियर कैटलिस्ट से आया हूँ। सीमेज के पहले हमारा ब्रांड करियर कैटलिस्ट, तो करियर कैटलिस्ट से आया हूँ, और क्या आप लोगों ने सुना है हमारे ब्रांड के बारे में, हमारे कॉलेज के, हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में? तो बहुत से बच्चों ने बोला सुना है छपरा में। तो हम बोले क्या जानते हो? तो बोला जॉब मिलता है वहाँ पर। कहाँ पर है? तो गांधी मैदान के पास में है, क्योंकि हमारा कुड़िया कॉम्प्लेक्स में था मेन ब्रांच। बोरिंग रोड में भी एक था, कुड़िया कॉम्प्लेक्स में भी था। तो बच्चे लोग बोले कुड़िया कॉम्प्लेक्स में आपका वहाँ जॉब मिलता है। तो हम बोले तो रेपुटेशन बहुत बड़ा बना हुआ है कि अगर पटना के बाहर भी आप कहीं जा रहे हैं और वहाँ पर लोग जान रहे हैं आपके बारे में, और वही एरोस्ट्रस वाला इंसिडेंट हो गया कि उनको जॉब से निकाल दिया गया। तो हम बोले कि, और फिर हम ये भी देखे कि एरोस्ट्रस का जो नॉर्म्स कहता है कि भाई इतना हाइट होना चाहिए, तो हम बोले बिहार की लड़कियों की एवरेज हाइट जो है इसके कम है, स्कार्स वगैरह चेहरे पे नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्शन इस ग्रेड का होना चाहिए, फेयर ग्रेड ये होना चाहिए। तो हम बोले कि फिर आधी लड़कियां तो इसी में चढ़ जाएंगी, तो फिर हम ये काम नहीं करेंगे। हम ट्रेनिंग दें और बच्ची को जॉब ना मिले तो मेरा रेपुटेशन खराब होगा, तो वो हम शुरू नहीं किया। अब ये सही हुआ गलत हुआ जो भी हुआ वो हिस्ट्री है, लेकिन हमने वो काम किया जिसमें हम सक्सेस मिल सके। सिर्फ बच्चों का एडमिशन ले लें इसके मात्र नाम से हम नहीं शुरू किए, और कॉलेज इसलिए शुरू किए थे कि वहाँ 3 महीना था और यहाँ हमारे पास 3 साल रहेगा, अधिक समय मिलेगा। ठीक है, वो बड़ा काम भी किया, क्योंकि और फिर हाँ ये एक चीज़ और हुई कि जो ट्रेनिंग का जो माइंडसेट था वो माइंडसेट कॉलेज में आते आते मेरा काफ़ी बदला। फिर मैंने IIM अहमदाबाद में वहाँ पर 2 बार वहाँ पर मैंने कोर्सेज किए, और जो एक प्रोग्राम किया था वो स्पेसिफिकली मैनेजमेंट एजुकेशन के जो लीडर्स हैं उनके लिए था। एक जनरल मैनेजमेंट का कोर्स मैंने वहाँ पे किया। तो मेरा जो पूरा कॉन्सेप्ट है एजुकेशन को लेकर के वो काफ़ी कुछ चेंज हुआ। ये अलग बात है कि आज भी जिस प्राइमरी कॉन्सेप्ट पे सिमेज हम शुरू किए थे आज भी उसी पर टिके हुए हैं, क्योंकि हम ये नहीं दावा कर सकते हैं कि मैं IIM अहमदाबाद को यहाँ पे रेप्लिकेट कर रहा हूँ, नहीं पॉसिबल है। यहाँ पहली आवश्यकता मेरी है बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी दिलवाना, जॉब दिलवाना, उसके हिसाब से तैयार करना, इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, इंडस्ट्री को क्या चाहिए, तो हम पहले वो चीज़ पूरा करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कैसे बच्चों के अंदर में हम ज़्यादा हायर लेवल ऑफ स्किल्स जो हैं, या हायर लेवल ऑफ नॉलेज जो है, या हायर लेवल ऑफ मैच्योरिटी जो है, वो हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उसको एम्प्लॉयबल बनाना है। अगर उसको एक नौकरी नहीं मिल पा रही है और उसके अंदर दुनिया भर का रिसर्च का नॉलेज आ जा रहा है, लेकिन वो एक जॉब के लिए तैयार नहीं है, तो सारी बातें बेकार है। हाँ, इसलिए तुम सुनते होगे कि चपरासी के जॉब के लिए PhD ने अप्लाई कर दिया, क्योंकि वो एम्प्लॉयबल नहीं है, उसको एक नौकरी नहीं मिल पा रही है। आज इंडस्ट्री में भारी संख्या में डिमांड है कि हमें ढंग से अकाउंट्स के लोग नहीं मिल रहे हैं, हमें ढंग से कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग के लोग नहीं मिल रहे हैं, या हमें ढंग से जो है वो सेल्स के लोग नहीं मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ लड़का बोल रहा है कि हमको जॉब नहीं मिल रहा है। सही बात है। इंडस्ट्री को काम करने वाला नहीं मिल रहा है, लड़कों को काम मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर स्किल सेट नहीं है ना। तो ऑब्जेक्टिव यही था कि गैप को ब्रिज करें। जो इंडस्ट्री की डिमांड है, भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत में हुनर वाले लोगों की आवश्यकता है, और दूसरी तरफ भारत में युवा देश है, बेरोजगार है। तो ये जो बेरोजगार हैं इनको काम मिले, और जो इंडस्ट्री जिनको काम करने के लिए तरीके के लोग चाहिए उनको वो तरीके के लोग मिले। हमारा एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम तब भी और आज भी, जब हम शुरू किए थे तब भी और आज भी, इंडस्ट्री की डिमांड को फुलफिल करने की विचार नहीं कर रहा है। चाहे हम हिस्ट्री पढ़ाते हो, साइकोलॉजी पढ़ाते हो, सोशियोलॉजी पढ़ाते हो, हम फिजिक्स पढ़ाते हो, बॉटनी पढ़ाते हो, जूलॉजी पढ़ाते हो, जो भी विषय पढ़ाते हो, हम ये नहीं सोच रहे हैं कि इंडस्ट्री में काम क्या है। आपको बैंक PO बनना है और आप साइकोलॉजी सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, और वहाँ पे आपको PO के रूप में क्या काम करना है उसकी कोई भी अवधारणा विकसित नहीं, क्षमता विकसित नहीं कर रहे। ठीक है, आप क्षमता विकसित करो ना। ठीक है, तो मेरा फोकस पूरा का पूरा स्किल पर था तब भी और आज भी, कि तुम लोग पढ़े हो, तुम लोग को हमेशा हम काम करके सीखने पर हमेशा तुम लोग को एम्फसाइज किया है ना। एग्जाम पास करना कॉन्सेप्ट इज नॉट अ ग्रेड। हाँ सर, 2 क्वेश्चंस तो आपने हमारा सॉल्व कर दिया। हमारा 3rd क्वेश्चन है सर, प्लेसमेंट्स के बारे में। टिल नाउ क्या प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड सीमेज के रहे हैं, और
प्लेसमेंट की प्रक्रिया क्या है सर, आप इसके बारे में भी थोड़ा बच्चों को गाइड कीजिए। देखो, प्लेसमेंट जो है ये कोई फाइनल ईयर में एंड ऑफ सेमेस्टर आपको मिल जाएगा, इसको इस रूप में कभी लेना ही नहीं है। प्लेसमेंट की प्रक्रिया मैं समझता हूँ कि उस डे 1 से शुरू हो जाती है जिस डे 1 में आपकी इंडक्शन क्लास होती है, और तभी से आपका सारा एफर्ट शुरू हो जाना चाहिए। और तुम लोगों को भी क्लासेस में हमेशा हम यही बोले हैं कि तुम्हारी तैयारी जो है वो डे 1 से शुरू हो जाती है ना। तो प्लेसमेंट का प्रोसेस जो है वो शुरू आपको एकदम ये दिमाग में आपको हमेशा रखना है कि आपको उसके लिए सतत काम करना होगा। और आज तक सिमेज में ईश्वर की बहुत अनुकंपा रही है, परमेश्वर का बहुत आशीर्वाद रहा है कि हमारे यहाँ के बच्चों को अच्छा प्लेसमेंट मिला। और हमारे बच्चे जो मीडियोकर या एवरेज जॉब में भी गए, उन्होंने अपने परफॉर्मेंस पर जो सफलता आगे अर्जित करी है वो हमारे परिकल्पना से परे है। आज तुम लोग जानते हो कि तुम्हारे सीनियर्स ऐसे हैं जो यूएस में हैं। अब यूएस में मेरी जानकारी में कई बच्चे हो गए हैं, टेक्सास में हैं, डलास में हैं, मिशिगन में हैं। हमारे बच्चे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, हमारे बच्चे जो हैं वो यूरोप में हैं, लंदन में हैं, ग्लासगो में हैं। सब बच्चों का फेसबुक और तुम लोग सब देखते हो कि किस तरीके से जो हमारे सिमेजियंस जो हैं, अभी वो एक हमारा स्टूडेंट मोनू जो है वो वैंकूवर कनाडा में गया है। हमारा बच्चा जो है वो जिनेवा में स्विट्जरलैंड में गया है, उसको विप्रो ने वहाँ भेजा है। आराग्या सोनी सर, नहीं वो तो अलग, उसको तो अभी वो तो करंट बैच का स्टूडेंट है। मैं बात कर रहा हूँ अभी जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स जो लोग सीढ़ियों पे चढ़ते हुए सफलता पा रहे हैं, और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता कि सिमेज से बच्चों को इन बड़े बड़े देशों में या इन समृद्ध देशों में डायरेक्टली जॉब मिल गया, क्योंकि ऐसा है नहीं। इन बच्चों को हमारे यहाँ से विप्रो में जॉब लगा था, टीसीएस में जॉब लगा था, इन बच्चों को किसी को आईसीआईसीआई बैंक में जॉब लगा था, और ये बच्चे करियर में ग्रो करके वहाँ पहुँच गए। लेकिन आज जहाँ पहुँचे हैं ये अपने आप में एक बड़ी बात है, एक मिसाल है, एक प्रेरणा है, बाकी बच्चों के लिए प्रेरणा है। और उसी तरीके से अगर हम भारत में बात करते हैं तो हमारे बच्चे यहाँ पर भी जो है वो विविध मल्टीनेशनल के लिए काम कर रहे हैं और अच्छे पैकेज पे काम कर रहे हैं। हमारा स्टूडेंट अनिल सरस्वती जो है वो आर्किया नेटवर्क्स के लिए काम कर रहा है, उसका ईसॉप वगैरह मिला करके लगभग 90 लाख से ऊपर का पैकेज है। तो वहाँ पहुँचने के लिए उसने मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। लेकिन बिहार से पटना में बीसीए करके, बीएससी आईटी करके, या बीबीएम या बीबीए करके, या बीकॉम करके बच्चों को, या हमारे यहाँ पर पीजीडीएम का प्रोग्राम के जो बच्चे हैं, तो इनको इस तरह का विकल्प मिलना, ये और इतना अधिक बेहतर विकल्प मिलना। आज आलोक चौहान हमारा स्टूडेंट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट में है। हमारे 3-4 बच्चे माइक्रोसॉफ्ट में इंडिया में है। एक बच्ची हमारी रुचिका जो है वो माइक्रोसॉफ्ट में डलास में है, यूएस में है। तो ये सब जो सफलता मिली है, ये मतलब इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ प्लेसमेंट या क्वालिटी ऑफ अल्टीमेट करियर अपॉर्चुनिटी, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्लेसमेंट। जैसे विप्रो में हमारे 2000 से ऊपर स्टूडेंट हैं, आईसीआईसीआई बैंक में 2000 से ऊपर स्टूडेंट हैं, टीसीएस में 1000 से ऊपर स्टूडेंट हो गए। तो ये जो सफलता इन टर्म्स ऑफ मतलब बेहतर से बेहतर कंपनी में जॉब मिलना, और उसके अलावा जहां मिला वहां बहुत ज़्यादा संख्या में बहुत ज़्यादा छात्रों को जॉब। तुम लोग देखे हो, तुम लोग 2022 का है, 2022 से, तो तुमने देखा 2022 में 260 में से 259 का जो हुआ था। 260 में से नहीं, अधिक बच्चे होंगे, लेकिन 259 बच्चों का हुआ था सर, जॉब हुआ एक बार में। और 259 केवल नहीं हुआ, बाद में कंपनी ने और लोगों को भी ऑफर दिया। जिन लोगों को कंपनी ने होल्ड पे रखा हुआ था 259 के अलावा, बाद में उनको भी लिया। तो एक बार में 250-300 लोगों का, 296 बच्चों को विप्रो ने लिया उस साल। फिर उसके बाद पिछले साल भी सैकड़ों की संख्या में बच्चों को जॉब मिला। तो तुम लोग अपनी आंख से देखे हो कि तुम्हारे सीनियर्स को किस तरह से प्लेसमेंट हुआ है। और इस वर्ष भी 5 और 6 को आईसीआईसीआई बैंक का, इनफैक्ट अभी नीचे पता चला कि 5 और 6 नहीं, 4 तारीख को ही दोपहर में आईसीआईसीआई बैंक के लोग आ जाएंगे और इंटरव्यू 4 से ही शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों का इंटरव्यू 4 को ही करा देना है। तो ये जो मैसिव लेवल पर, और ये जो आईसीआईसीआई बैंक का जो इंटरव्यू है, तो कई बार कुछ लोग बोलते हैं कि भाई बैंक में जॉब लगाना। अरे भाई, बैंक में आपको हेडक्वार्टर में जॉब मिल रहा है, और वहां पर आपके पास जो है वो डिजिटल बैंकिंग का पूरा हब है वो, और वहाँ डिजिटल बैंकिंग, फोन बैंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफाइल आपको मिल रहा है। और उसमें कहीं कोई घर घर जाने टाइप का या अकाउंट खुलवाने टाइप का कोई आपको जॉब नहीं है, वो एक कोर बैंकिंग का जॉब है। और हमारे बच्चे उसमें बहुत ग्रो किए हैं, बहुत लर्न किए हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटी है वहाँ पे, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छे वहाँ पर पर्क्स हैं, बहुत अच्छे वहाँ पर रेम्यूनरेशन है, बहुत सारे वहाँ पर एड ऑन बेनिफिट्स हैं। तो
इन सब चीज़ों का लाभ बच्चों को मिला है और यही प्लेसमेंट का जो एक तदबीर लिखा दिया है सिमेज में। और ये चीज़ भी तब हुई है जब पूरे बिहार में प्लेसमेंट जैसी चीज़ कहीं देखने को मिलती नहीं है। कहीं 2-4 बच्चों को नौकरी मिल गई तो वो लोग प्लेसमेंट बोलते हैं। हमारे यहाँ पर तो 200-300 को नौकरी लगता नहीं, तब तक कुछ हम लोग मानते ही नहीं है उसको। हाँ, अभी भी रोज इंटरव्यूज होते रहते हैं, अलग अलग कंपनियों के इंटरव्यू होते रहते हैं। और अभी इस वर्ष हम लोग को उम्मीद है कि आईटी सेक्टर का इंटरव्यू थोड़ा लेट से हो रहा है, क्योंकि पीछे अमेरिका वगैरह में काफ़ी हायरिंग फ्रीज वगैरह जैसा माहौल बना हुआ था रिसेशन वगैरह को लेकर के। लेकिन आईटी सेक्टर में जो मुझे अभी ट्रेंड दिखाई पड़ रहे हैं, आईटी सेक्टर में मैसिव वे में हायरिंग होगी। और इस वर्ष भी कॉग्निजेंट, एसेंचर, हर जगह हमारे बच्चों को ऑफर मिल रहा है और आगे भी मिलेगा, पहले भी मिला है। और कोविड के बाद से ये रफ्तार बढ़ गई है, क्योंकि कोविड के पहले क्या था कि इंटरव्यू कंपनी करती थी बैंगलोर में, पुणे में, तो थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट था कि बैंगलोर पुणे में इंटरव्यू ज़्यादा होते हैं, सब कंपनियों के ऑफिसेज वहाँ पर हैं। अब सबका इंटरव्यू ऑनलाइन होना है। बैंगलोर वाला बच्चा भी बैंगलोर में रह करके भी ऑनलाइन ही इंटरव्यू देगा। तो वहाँ भी जब इंटरव्यू ऑनलाइन होना है और यहाँ भी ऑनलाइन होना है, सेम प्रोसेस में क्यू में कैंडिडेट्स हैं, पूरे इंडिया के कैंडिडेट्स ऑनलाइन में क्यू में हैं और 1 बाय 1 इंटरव्यू दे रहे हैं ऑनलाइन। तो वहाँ पर क्या फर्क पड़ता है कि आप बैंगलोर बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं कि पटना बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं कि आप छपरा बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं। बस इंटरनेट का कनेक्शन सही होना चाहिए, बच्चा सही होना चाहिए, उसकी तैयारी सही होनी चाहिए। उसमें कहीं कोई लोकेशन का कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज अब नहीं रह गया। बैंगलोर शहर आपको कुछ ज़्यादा अच्छे से तैयार कर दे, थोड़ा फर्क पड़ जाए, उसकी बात होगी। अदरवाइज पढ़ाई तो पढ़ाई है, आप जहाँ पढ़ दो, है ना। सर लास्ट का 2 क्वेश्चन और मेरे पास बचा है। पहला तो सर कि कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया हमको बीबीए तो करना है, बीसीए करना है, बीएससी आईटी पीजीडीएम बीकॉम एमबीए सब करना है, साथ में उनको कैट का तैयारी करना है, मैट का तैयारी करना है, जेट का तैयारी करना है, तो उसके लिए फिर हमको अलग से 20,000 रुपये देके अलग से क्लास करना पड़ेगा। तो सर इसके बारे में आप बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में तुम बताओ। तुम्हारे आई थिंक तुम मैनेजमेंट के कोर्स में हो, तो मैनेजमेंट के कोर्स में हम लोग बच्चों को बैंक पीओ की तैयारी हो, चाहे कैट मैट की तैयारी हो, करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे? करवा रहे सर। एंड वी आर द ओनली इंस्टीट्यूशन इन द स्टेट व्हिच इज डूइंग दिस थिंग, एंड वी आर डूइंग दिस थिंग सिंस 2009। 2009 हमारा पहला वर्ष था, तब से ही कंटिन्यूअसली स्टूडेंट्स को इस तरह के रेमेडियल कोचिंग्स या फिर जो कॉम्पिटिटिव कोचिंग जो हमारे बच्चों के कोर्स से मैच करता हो, जैसे बीसीए वाले को एमसीए एंट्रेंस की कोचिंग, बीसीए वाले को विप्रो के WILP की कोचिंग, TCS के NQT की कोचिंग, नेक्स्ट स्टेप पोर्टल की कोचिंग, इग्नाइट की कोचिंग, एसेंचर के इंटरव्यू की कोचिंग। तो ये इंटरव्यू मतलब उसका जो ऑनलाइन टेस्ट होता है, जो रिटन एग्जाम होता है, तो ये हम लोग शुरू से कराते आ रहे हैं। और इसी तरह से बैंक पीओ का तुम लोग को पढ़ाई कराया जा रहा है। बैंक पीओ के पैटर्न से कैट मैट का पैटर्न मैच करता है, मैट का पैटर्न मैच करता है। थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जब कैट का पैटर्न होगा। तो हम तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा उधर भी सफलता करे, अर्जित करे, कर भी रहे हैं। हमारे बहुत से बच्चे जो हैं वो MCA में, NITs में गए। BBA के जो हमारे बच्चे हैं वो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में गए, टॉप 20 इंस्टीट्यूट, टॉप 40 इंस्टीट्यूट जो भारत के हैं MBA के लिए, वहाँ हमारे बच्चे गए हैं। तो जरूरी नहीं कि सारे बच्चे प्लेसमेंट ऑप्ट करें, और जो बच्चा प्लेसमेंट ऑप्ट नहीं कर रहा, हायर स्टडी में जा रहा है, उसको बेहतर हायर स्टडी का एवेन्यू कैसे मिले। मुझे बर्दाश्त नहीं होता है जब हमारा छात्र किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाता है जो कि नाम में नहीं ले सकता, बच्चे समझ जाएंगे, जो कि बहुत विज्ञापन कर करके एडमिशन लेने के लिए प्रयासरत रहते हैं बाहर में, पंजाब में या दिल्ली में, नोएडा में, ऐसे कई संस्थान हैं जो कि भारी विज्ञापन करके बच्चों का नामांकन लेने के लिए बेचैन रहते हैं। तो अगर हमारा बच्चा उसमें जा रहा है तो हमको वो पसंद नहीं आता है। हम चाहते हैं हमारा बच्चा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाए, हमारा बच्चा जो है वो रेपुटेड इंस्टीट्यूशंस में जाए, और उसके लिए उसको हम यही कॉलेज में तैयारी कराते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि मतलब PGDM और MBA, सर जैसा कि हम सभी जानते हैं AICTE अप्रूव हो गया सिमेज, तो यहाँ अब MBA की पढ़ाई स्टार्ट हो रही है सर। तो एक्चुअली कन्फ्यूज़न यहाँ आता है कि हमें PGDM करना चाहिए सर या फिर MBA करना चाहिए, दोनों में बेस्ट कौन है? ये क्वेश्चंस बहुत परेशान कर रहे हैं। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। PGDM व्हेन इट इज अप्रूव्ड बाय AICTE इट इज इक्विवेलेंट टू MBA। सर तो ऐसा क्यों कहते हैं लोग कि ये डिप्लोमा प्रोग्राम है सर PGDM? सुनो बता रहे हैं। PGDM जब AICTE से अप्रूव्ड है तो वो MBA के इक्विवेलेंट है, डिप्लोमा ही है वो। लेकिन उसकी जो वैलिडिटी है, जो उसका जो जॉब एलिजिबिलिटी जो गवर्नमेंट के जॉब्स की होगी या किसी प्राइवेट सेक्टर के जॉब के लिए होगी, वो बिल्कुल MBA के बराबर होगी। अच्छा। तुम पहला बताओ भारत के टॉप MBA इंस्टीट्यूशंस कौन है? कौन है? IIMs हैं। IIMs MBA देते हैं कि PGDM देते हैं? सर MBA देते हैं। नहीं, MBA नहीं देते हैं। सारे IIMs में PGP का कोर्स होता है। आजकल कुछ IIM MBA शुरू किए नए वाले IIM, लेकिन पुराने जितने भी IIM अहमदाबाद हो, IIM बैंगलोर हो, IIM लखनऊ हो, IIM कोलकाता हो, IIM इंदौर हो, IIM
कोझिकोड हो, इन सब जगह पर पीजीपी का प्रोग्राम होता है, पीजीडीएम भी नहीं होता है। अच्छा। दे डोंट इवन ऑफर पीजीडीएम, ठीक है। पीजीडीएम के नीचे आएगा पीजीपी, ठीक है। पीजीडीएम जो है वो एआईसीटी अप्रूव्ड बिल्कुल इक्विवेलेंट टू एमबीए है। वो पीजीपी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अहम बोलते हैं कि हमको एआईसीटी के प्रीव्यू में भी नहीं जाना है, बस एआईसीटी उन सबको अप्रूवल अपने से आप देने लग गया खुद ही, बिना उनके एप्लीकेशन के। आईएम्स को एआईसीटी अपना अप्रूवल दे दिया, आईएम्स ने एप्लीकेशन नहीं दिया उनको, बट एआईसीटी ने उनको अप्रूवल दिया, ठीक है। और वो पीजीपी का कोर्स है, तो उसमें कहीं कोई पीजीडी एमबीए से वो कम नहीं है। दूसरा, आप एमबीए कर रहे हैं जॉब के लिए, तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर के जॉब की बात कर रहे हैं तो वहाँ पीजीपी है कि पीजीडीएम है कि ये एमबीए है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट सेक्टर की अगर आप बात करते हैं तो अगर एआईसीटी से अप्रूव्ड है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तीसरा, आप एमबीए कर रहे हैं हायर स्टडीज़ के लिए, तो अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप अगर रिसर्च में जाना चाहते हैं, पीएचडी में जाना चाहते हैं, तो वहाँ आपको भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर पीजीडीएम जो है वो AIU एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ या फिर IAU इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटीज़, इन दोनों से मान्यता प्राप्त नहीं है, तो AIU की ज़रूरत पड़ती है भारत के यूनिवर्सिटीज़ से पीएचडी करने के लिए। अगर AIU का इक्विवेलेंस है तो आप पीजीडीएम करके भी पीएचडी में जा सकते हैं। लेकिन एमबीए हो चाहे पीजीडीएम हो, इसमें कहीं कोई भेद करने का विशेष आवश्यकता नहीं है। एमबीए करके आप ज़्यादा सफल हो जाएंगे और पीजीडीएम करके ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। पीजीडीएम कोई भी संस्थान जो एआईसीटी से मान्यता प्राप्त है वो अपना कोर्स बना सकता है, वो अपना सिलेबस बनाकर, अपना पेडागोजी बनाकर, अपना असेसमेंट सिस्टम बना करके, अपने एग्जामिनेशन लेकर के बच्चों को खुद से पास फेल करके पीजीडीएम की डिग्री दे सकता है। लेकिन एमबीए की डिग्री देने के लिए क्या करना होगा कि संस्थान जो कि एआईसीटी से मान्यता ले रहा है, अगर वो विश्वविद्यालय नहीं है तो उसको किसी विश्वविद्यालय के अंदर संबंधन लेना होगा, जो विश्वविद्यालय संबंधन दे सकता हो, यानी कि किसी सरकारी विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय संबंधन नहीं दे सकता, तो किसी सरकारी विश्वविद्यालय से संबंधन प्राप्त करना होगा और तब उस विश्वविद्यालय का एमबीए का कोर्स आपको रन करना होगा। तो यहाँ पर अक्सर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे पीजीडीएम के कॉलेज वैसे हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, हम अपना सिलेबस चलाना चाहते हैं, तो वो लोग पीजीडीएम करते हैं क्योंकि उनको विश्वविद्यालय में जो सिलेबस मिलेगा एमबीए का वो उनकी जरूरत या उनके असेसमेंट के हिसाब से सही नहीं है, तो उनको फ्रीडम चाहिए, तो वो लोग अपना एमबीए, अपना पीजीडीएम चलाते हैं। अगर वो एमबीए चलाएंगे तो दो परिस्थिति चाहिए, या तो उनको विश्वविद्यालय के तहत ऑटोनॉमी मिल जाए, ऑटोनॉमी मिल जाएगा तो वो अपना कोर्स और अपना एग्जाम खुद से ले सकते हैं। तो कुछ कॉलेजेस होते हैं जिनको ऑटोनॉमी मिल जाती है, तो फिर वो एमबीए भी दे रहे हैं, डिग्री विश्वविद्यालय दे रहा है, लेकिन कोर्स और एग्जाम कॉलेज का है। और अगर ऑटोनॉमी नहीं है, एफिलिएशन है मात्र, तो फिर जो विश्वविद्यालय का कोर्स है वो आपको पढ़ाना है। आप एक्स्ट्रा पढ़ा सकते हैं एड ऑन में, लेकिन फॉलो आपको सिलेबस विश्वविद्यालय का करना पड़ेगा। और दूसरा, एग्जाम कौन लेगा? एग्जाम विश्वविद्यालय लेगा और रिजल्ट विश्वविद्यालय देगा। तो ये एमबीए के साथ है, ठीक है। तो दोनों के अपने प्लस माइनस हैं, लेकिन मैं कोई खास अंतर दोनों में महसूस नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि जो अच्छे, जैसे अब FMS दिल्ली है तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय में है, तो वो एमबीए देता है, तो वो एमबीए दे के भी बहुत अच्छा है। जमनालाल बजाज जो है वो तुमको शायद बॉम्बे में महाराष्ट्र की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है और बहुत अच्छा है, एमबीए देता है वो। तो बहुत सारे एमबीए के इंस्टीट्यूट अच्छे हैं, बहुत सारे पीजीडीएम के इंस्टीट्यूट अच्छे हैं। एक्सेलराई है, वो पीजीडीएम देता है, वो एमबीए नहीं कराता है, ठीक है। तो बहुत सारे हैं जो कि एमबीए नहीं कराते, पीजीडीएम कराते हैं, वो भी अच्छे, बहुत अच्छे हैं। तो इंस्टीट्यूट को आप देखो कि इंस्टीट्यूट क्या है, उसकी रैंकिंग क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसका पेडागोजी क्या है, उसके बच्चों का सफलता का रेशियो क्या है, उसके यहाँ पे इंडस्ट्री इंटरेक्शन कैसा है, इंडस्ट्रियल विजिट्स वगैरह है कि नहीं है, किस तरह की व्यवस्था वहाँ इंस्टीट्यूट में है, ये मायने रखती है। हाँ, एआईसीटी की मान्यता देख लो, एआईसीटी की मान्यता होनी जरूरी है, अगर एमबीए हो चाहे पीजीडीएम हो। और अगर एमबीए, जैसे अभी हमारे यहाँ एमबीए, पहले पीजीडीएम हमारे पास था लेकिन हमारे पास एमबीए नहीं था। इस साल से हमारे यहाँ सिमेज में एमबीए शुरू हो रहा है, हमारे यहाँ सिमेज में एमसीए शुरू हो रहा है। और हम लोग विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है उसको तो फॉलो करते ही हैं, लेकिन अगर विश्वविद्यालय के सिलेबस में जैसे डिजिटल मार्केटिंग नहीं है हम पढ़ाएंगे, विश्वविद्यालय के सिलेबस में फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं है वो हम पढ़ाएंगे, ठीक है। विश्वविद्यालय के सिलेबस में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वगैरह नहीं है वो हम पढ़ाएंगे, जीएसटी नहीं है, टैक्सेशन नहीं है, इनकम टैक्स आईटी या रिटर्न फाइलिंग नहीं है वो हम पढ़ा रहे, प्रोजेक्ट मेकिंग हम पढ़ा रहे। जैसे तुम लोग अभी पढ़े होगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का, सब पढ़े हो? आईटीआर फाइल करना कैसे करना है सब पढ़ाया जा रहा है तुम लोग को, सारा हो रहा है सर एड ऑन में। ये सब चीजें तो विश्वविद्यालय के सिलेबस में नहीं है सर, नहीं है, वो एड ऑन में हम लोग को चलता है, तो तुम लोग एड ऑन में पढ़ना होगा, है ना।
बट इस तरीके से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग तुम लोग पूरा पढ़े होगे, है ना, ये सब चीज़ तुम लोग को अलग से करना पड़ेगा। तो जो बच्चा एक्स्ट्रा करने को तैयार हो, अब वो बहुत से बच्चे हैं जो बोलते हैं कि नहीं हमको तो कैट मैट देना ही नहीं, हमको तो बैंक पीओ देना ही नहीं है, हम तो पढ़ा रहे हैं सबको। तुम लोग देखते हो क्लास में बहुत बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, कुछ बच्चे इंटरेस्ट नहीं देते नहीं, लेकिन तुम लोग को तो पढ़ाई भी करना है, उसका तुम लोग को मॉक टेस्ट भी देना होता है, यस सर, एग्जाम भी देना होता है कॉलेज में, गार्जियन के पास रिजल्ट भी जाता है सर, गार्जियन के पास रिजल्ट भी जाता है। हाँ, तो ये जो बच्चे तैयार होंगे उन्हीं के लिए सिमेज है, हर किसी के लिए सिमेज नहीं है। और अच्छे बच्चे हैं बिहार में। तकलीफ इस बात की है कि सारे अच्छे बच्चे अधिकांश जो हैं वो बाहर चल जाते हैं, और हम चाहते हैं कि कुछ अच्छे बच्चे हमारे यहाँ आए, और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हमारे यहाँ आ जाते हैं वो बच्चे के लाइफ का भी सिमेज पेन बन जाता है, और सिमेज के लाइफ का वो बच्चा पेन बन जाता है। तो नहीं पढ़ने वाले बच्चे सिमेज में ना आए, उनके लिए भी अच्छा नहीं है। पढ़ने वाले बच्चे जो हैं, जो बिहार के बाहर जाते हैं, मजबूरन जाते हैं, वो सिमेज के विकल्प को तलाश करें, वो यहाँ पर आके प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म भरें, और हमको लगता है कि उनके लिए सुखद अनुभव होगा। और मेरा ये मानना है कि यूजी की जो पढ़ाई है, बीबीए बीसीए की जो पढ़ाई है, वो बच्चे बिहार से करें, ज़्यादा अच्छा है। और अगर जब उनकी तैयारी मुकम्मल होती है तो फिर आगे जा कर के पीजी की पढ़ाई के लिए, एमबीए एमसीए के लिए बच्चे भारत के जो टॉप लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे जाएं। वैसे तो हमारे यहाँ भी एमबीए एमसीए है, लेकिन हम तो हमेशा चाहेंगे कि मेरा स्टूडेंट जो है, जैसे अभी शिवम है, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि ये बच्चा हमारे यहाँ पर आए। हम तो चाहेंगे कि अच्छे से एफएमएस में जाओ, या एक्सएलआई में जाओ, या जनरल बजाज में जाओ, या जो भी इंडिया के जो टॉप लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं, वेलिंकर वगैरह है, अच्छे कॉलेजेस में है। मेरे कुछ परिचितों के कॉलेज है जो कि बहुत अच्छे हैं, जो डायरेक्टर्स से मेरा परिचय है, हम लोग के संग IIM में थे, तो बहुत अच्छे कॉलेजेस भारत में हैं। मैं तुमको पूरा 50 इंस्टीट्यूट का लिस्ट दे दूंगा, टॉप 50 इंस्टीट्यूट का। सर लेकिन हम नहीं छोड़ने वाले इस समय अभी, तो तुम्हारा कोर्स पूरा हो जाने दो, ठीक है। तुम्हारा तो अगले साल पास आउट हो गए ना? यस सर। हाँ, तो तुम अगले साल पास आउट हो गए, लेकिन उसके बाद तुमको हम आगे MBA के लिए यहाँ नहीं रिकमेंड करेंगे, क्योंकि तुमने जो यहाँ का मज़ा है, यहाँ की जो पढ़ाई है, यहाँ का जो तुमको जो आनंद लेना था वो लिया। अब तुम्हारा फोकस होना चाहिए कि अब इसके ऊपर लेवल पे और कहाँ जाए, इसके ऊपर लेवल पे कहाँ जाए। और मेरी भी जीत उसी में जब तुम उसके ऊपर लेवल पे जाओ, ठीक है। तुम यहीं पर MBA में आ जाओगे, उसमें मेरे को खुशी नहीं होगी। जब तुम टॉप, अच्छा तुम घटिया जगह चल जाओगे तो बहुत तकलीफ भी होगा। यस सर। हाँ, जॉब करो, MBA ना करो, अच्छे जगह पे MBA करो। ये एक बेसिक कंसेप्ट हम अपने बच्चों को हमेशा देते हैं। जॉब करो, उसी दौरान तैयारी करो अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने का, और फिर अच्छे इंस्टीट्यूट से MBA करो। ये तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए। यस सर, थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर। और आगे का कोई भी सवाल हो आपको तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं सर के साथ वापस से इंटरेक्ट करूँगा। गॉड ब्लेस यू।